नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बड़े घर की बेटी, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित। बैनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धनधान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उनकी ही कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसी जगह पर बूढ़ी भैंसें थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा कुछ और शेष न था, पर शायद दूध बहुत ज़्यादा देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बैनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों की भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम था श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद BA की डिग्री प्राप्त की थी। अब तक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का संजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। भैंस का दो सेर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने BA इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेद पर भी उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पड़ी रहती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से भी बड़ी लिखा पड़ी रहती थी। श्रीकंठ इन अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो आरुचि होती है, उसे वह जाति और देश के दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की लन्नाएं उनकी निंदक थीं। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को भी इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बकरी, सिकरे, झाड़, फनूस, अनानेरी, मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुई और दैवयोग से सबकी सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर किए, पर 15-20 हजार रुपए का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाँ समेट ली। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपमती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उससे अधिक बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका ब्याह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रेझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नामात्र को भी न था। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बैली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ ले आई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान के खिड़कियाँ तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवारों पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इसी तरह नई अवस्था में ऐसा अनुकूल बना लिया, मानो अपने विलास के समान कभी देखे ही न थे। एक दिन अंक 2।
एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया लिए हुए आया और भावत से बोला, जल्दी उसे पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर इसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से उड़ा, अभी परसों तो घी लाया आया है, इतना जल्दी उड़ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती, उसी तरह क्षुधा से बाबुला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैं तो चाहे घी की नदी बहती हूँ। स्त्रियां गालियाँ सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुँह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जमीन जी पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुँह लाल हो गया। बोली, वह होती तो आज इसका मजा चखाती। अब अपड़ जड्ड ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ से रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। अंक 3। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई। 2 दिन तक आनंदी को भवन में रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देशकाल संबंधी समाचार और कुछ नए मुकदमे आदि पर चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे तक रात तक होता रहा। गांव के वृद्ध पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो गया था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मैं संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बैनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साझी दी, हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मोह लगे। लाल बिहारी, वह बड़ी घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कुहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई है? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी से ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की तेवरियों पर बल पड़े गए। झंझलाहट के मारे बदन में से ज्वाला धधक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाँव मोए झुलस दो। श्रीकंठ, इतनी गर्मी क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी सहूर नहीं है, उसे खड़ाऊ से मारकर यूं न अकड़ता। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। हांडी में घी पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यही नहीं, हाथ न रोक लूँ तो सिर फट जाए। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता, पर स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम करते। रात भर करवटें बदलते रहे।
उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। जब प्रातःकाल अपने बाप के पास आकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निवाह न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुँह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितनी सहज है। बेनी माधव घबरा उठे और बोले, क्यों श्रीकंठ? इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा पर कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हुआ जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं। कोई एक की दो कह ले, वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव कुछ और जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अबाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियाँ इसी तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं नहीं जानता। आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए। पर जिस स्त्री को स्वयं मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव भी गरमाए, ऐसी बातें और सुन न सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसको कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह स्त्री के पीछे श्रीकंठ जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। श्रीकंठ जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच गांव के कई और सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ की पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव के कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे कि श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी है, इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों को उनकी शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ। तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहे झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों से उसे क्या खबर? बाप ने जिस मतलब से बात पलटी वह उसकी समझ में न आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई है उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकती। या तो वही घर में रहेगा या मैं। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हो तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस ना हुआ कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी इतना मान न करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक ना था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़ी जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ा तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया। 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुँह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं।
मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उनका मन यह कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे बुलाकर अकेले में बुलाकर दो चार कड़ी बातें कह भी देते, इतना ही नहीं दो चार क्षमातें भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि आज मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। लाल बिहारी से न सहा गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर आप कपड़े पहने, आंखें पोंछी और जिससे कोई यह न समझे कि वह रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुँह देखना नहीं चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुँह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह अंक 4 जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा की आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उनकी परछाई से दूर भागते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन ही मन पछता रही थी। वह स्वभाव में से ही दयावती थी। उसे शिकायत तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने प्रति पति को झुंझा रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय कि भी लगा हुआ था कि मुझे कहीं मुझसे अलावा चलने को कहें तो कैसे क्या करूँगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़ी बहुत रो रही हूँ। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूँ? आनंदी, भीतर बुला लो। जीभ में आग लगी, मैंने कहाँ से वह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं न बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना कहो, कहीं चल दे। श्रीकंठ ने ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर से कहा, भैया भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वह मेरा मुँह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुँह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने फिर पीछे फिर कर देखा और आंखों से आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ में कोई मेरा मुँह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग आगे भी न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह मालूम ना हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर के से कदापि ना रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल ना है। अब श्रीकंठ का हृदय पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी से सकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा वह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो भी दंड देंगे मैं सहज स्वीकार कर लूँगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आवेगा। बैनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं, बिगड़ा हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृतांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सहारा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। समाप्त। धन्यवाद।